12वीं के द्वितीय खंड सारा आकाश द्वितीय खंड के वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भाग 2 के पहले चैप्टर को पढ़ना आरंभ किया है और मैंने कहा था कि लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। आप लोग खुद जो है इसे घर पर पढ़ने की कोशिश करें और आप इस समय लॉकडाउन के कारण आपके पास बहुत समय है कि आप घर पर इसको पढ़ ही सकते हैं। तो इस वीडियो में उसे अध्याय 1 द्वितीय खंड के अध्याय 1 का जो हिस्सा है उसको और अध्याय 2 आज हम कवर करेंगे। तो मैंने बताया था कि अब दोनों में प्रभा और समर में समझौता हो चुका है। समर को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और उसे अपने किए पर प्रायश्चित है, जो कि उसने प्रभा को मारा था थप्पड़। और थप्पड़ मारने का कारण मैंने स्पष्ट किया था कि किस तरह मिट्टी के ढेले को गणेश जी पंडित जी बना के गए थे और उसने उससे बर्तन जो है मांज लिया और माँ के कहने पर बिना सोचे समझे ताव में आकर के उसने उसे थप्पड़ जड़ दिया था। तो आगे हम देखें। और प्रायश्चित की यह भावना मुझे खींचकर मंदिर में ले गई। मैं वहाँ सूनी सूनी आँखों से देर तक एकटक देखता रहा। हर चीज़ का विश्लेषण मैं इस तरह करता जैसे एक युग के बाद विदेश से लौटा हूँ और देखता हूँ कि मेरे पीछे कितना कुछ घट गया है। अब यहाँ पर एक मैंने लाइन जो है अंडरलाइन की है, आप भी करिए। इस प्रायश्चित और दया की भावना तथा हर चीज़ को नए सिरे से देखने की प्रक्रिया के साथ ही साथ मन की अनेक सतहों पर रात की व्याकुल प्रतीक्षा भी चल रही थी। यानी अब वह मौके का इंतजार कर रहा था। प्रायश्चित तो था जो उसने उसके साथ गलत किया था, साथ ही साथ उसे इस बात का भी प्रायश्चित और दया की भावना दोनों थी। प्रायश्चित था अपने कर्म पर, दया किस पे आ रही थी? प्रभा पर, क्योंकि वह देख रहा था प्रभा किस प्रकार कष्ट झेल रही है। उसके यहाँ रह करके वंचित जीवन जी रही है, फटी धोती पहनी हुई है, दिन भर जो है काम में व्यस्त रहती है और उसे अपने शरीर का अपने कपड़ों का जो है ख्याल नहीं रहता है। वह उस शुचिता के साथ, उस नए ढंग के साथ वह अपना जीवन नहीं जी पाती है जो उसकी चाह शादी से पहले थी। तो इस तरह से दया की भावना है और इस अपने किए पर जो पछतावा है उसको, उस पछतावे के कारण वह हर चीज़ को नए सिरे से देख रहा है, एक नए ढंग से देख रहा है। तो इस नए ढंग से देखने की जो प्रक्रिया है, इसके साथ उसके मन की अनेक सतहों पर रात की व्याकुल प्रतीक्षा है। वह रात का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उस जमाने के शर्तों के अनुसार सीधे सीधे पति पत्नी जो है दिन के समय जो है बातचीत भी करना उनका गुनाह एक तरह से था, वह मिल भी नहीं सकते थे। इसलिए वह रात की प्रतीक्षा कर रहा है कि जब वह खुल करके प्रभा से बात करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर उसने देखा, ये भी मैं स्पष्ट करूं, इस बीच में सबकी निगाहें मेरे प्रति बदल चुकी थी। प्रभा रसोई में थी, अम्मा के पास बैठी भाभी कुछ घुसुर फुसुर कर रही थी। घर में प्रवेश करते ही जाने कैसे पता लग गया था कि मेरे और प्रभा के आपस में बोलने की बात अब सारे घर में जानी जा चुकी है। सब मुझे इस तरह देख रहे थे मानो अजायब घर से छूटा हुआ जानवर हूँ। मैं तब से सोच रहा था कि जब सब लोग इस बात को जान जाएंगे तो मुझे कैसे लज्जा लगेगी, सबकी निगाहों का सामना मैं कैसे कर पाऊँगा। लेकिन इन चुभती निगाहों को देखकर भीतर अजब सी झुंझलाहट भर गई। अगर मैं प्रभा से बोलने भी लगा तो इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात हो गई कि यूँ उसे चर्चा का विषय बना लिया जाए।
या ढोल पीटकर हल्ला मचाने की बात है? अरे पति पत्नी कल नहीं बोलते थे, आज बोलने लगे, इसमें कोई इतनी दिलचस्पी क्यों ले? तो अब चारों तरफ के वातावरण के प्रति उपेक्षा का भाव धारण किए हुए मैं इस तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था जैसे मेरे जीवन में कुछ भी नया या महत्वपूर्ण नहीं हुआ है। ऐसा वह जता रहा था, क्योंकि वह जानता था अगर वह घर के लोग इस माहौल को समझ रहे थे, और लोगों की जो आशा थी, जो लोगों की उम्मीद थी, उनके पिताजी की, उनकी माताजी की या उनकी भाभी की, यही इच्छा थी कि भावी संतान जो है, संतान का जन्म जो है हो जाए, दूसरे बेटे के भी जो है पुत्र जन्म हो या संतान को भी संतान जन्म ले, या इच्छा थी। अब उन लोगों ने देख लिया कि इनमें जो है पट रही है, तो उनको आशा हो गई कि इसका परिणाम, इसका रिजल्ट जो है, फल भी अब जल्दी मिलने वाला है। इसलिए घर के लोग एक तरह से खुश थे और समर को एक अलग निगाह से, अलग दृष्टि से जो है देखने लगे थे। इसलिए जो देखिए यहाँ पे माँ का उदाहरण जो है राजेंद्र यादव जी ने दिया है कि जैसे ही खाना खाकर उठा कि अम्मा बोली, अरे समर ज़रा अपने बाबूजी को तो बुला दे, वह भी गरम गरम खा लेंगे, फिर खाना ठंडा हो जाएगा। कहाँ गए हैं? मैंने बताया आत्मकथात्मक शैली में रचित उपन्यास है। राजेंद्र यादव इसमें खुद समर के रूप में अपने आप को उपस्थित करते हैं। बच्ची को घुमाने ले गए। बाहर नवल किशोर पंडित जी की बैठक में बैठे होंगे, बच्ची तो भूखी होगी। अब इस बात पर समर को गुस्सा आता है, क्योंकि उसको मालूम यही पंडित जी हैं जिन्होंने उस भिखारी को मंदिर से डांट करके भगाया था। यहाँ पर लोग जो है वाद विवाद करते हैं, पुरानी जो पद्धति है, पुरानी जो सभ्यता है उसका बखान करते हैं, और आज की जो सभ्यता है, आज की जो संस्कृति है उसकी जो है निंदा करते हैं। ऐसा यहाँ समर जो के माध्यम से हम देखें कि उसके बाबूजी किस प्रकार जो है एक ही बात जो है रटते रहते हैं। जैसे यहाँ पर बाबूजी का ही कथन है, और भाई साहब दोष किसे दें, सब अपने किए का फल है। जो मार्ग हजारों साल सोच समझकर अपने ऋषि मुनियों ने बनाया, उसे तो आज के लड़के कहते हैं ये जंगलियों के बनाए गए नियम हैं। बोलो, अपने पुरखों को जंगली कहते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती? और साहब मानना पड़ेगा उनके दिमाग को, एक एक नियम क्या सोच कर बनाया कि दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। जातियां बनाई, सबके कर्म निर्धारित किए, सब अपने कायदों में चलें तो यह सब चीख पुकार। तो नवल किशोर जी को लगा कि इस विषय पर बोलना तो उनका अधिकार है, क्योंकि पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, तो पंडित लोग तो अपना अधिकार समझते ही हैं। और यह वाद विवाद जो है, वार्तालाप नवल किशोर के दरवाजे पर समर के बाबूजी कर रहे थे। तो यहाँ हमारे काम का ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए हम जो है यहाँ से निकल करके अब अध्याय 2 में जो है प्रवेश करेंगे। यहाँ पर मैंने आश्चर्य से आंखें फैलाकर पूछा, तुमने खुद देखा? क्या देखा? ऐसा कुछ? जाने क्यों बच्ची को लाते समय अपनी भाभी को डॉक्टर को दिखाने वाली बात याद हो गई। मैं खुद ही फिर मुस्कुरा उठा। अब यहाँ क्या है हम इसको स्पष्ट करेंगे, आगे पढ़ें थोड़ा। प्रभा दूसरी ओर देखती रही, बोली, खुद तो नहीं देखा, लेकिन मुन्नी बीवी बता रही थी, उन्होंने देखा भी था, वह कहती थी कि आपको बताएंगी। जैसे ही मैं साग चढ़ाकर जरा हटी कि भाभी ने मुट्ठी भर नमक डाल दिया। यानी भाभी ने क्या किया, अब ऐसा कर्म कर लिया, भाभी ने प्रैक्टिस कर लिया कि अब बदनाम करना ही है इसको, किसको? समर की पत्नी को। इसलिए उन्होंने मुट्ठी भर नमक डाल दिया। दोनों कोहनियों के सहारे उठा हुआ मैं हथेलियों पर अपना गंभीर मुख रखे गहराई से सोचता रहा। उसी तरह पूछा, तुम पहले दिन हमसे क्यों नहीं बोली थी? आने के दिन ही इतना बड़ा अपमान क्यों किया?
प्रभा एक घुटना उठाकर बैठी थी। दोनों बाहें उस घुटने के चारों तरफ मंडलाकार डाल ली थी और दोनों हथेलियां घुटने पर फैलाकर उस पर ठोड़ी रख ली थी। इसी तरह बिल्कुल शांत अविचलित भाव से मेरी प्रत्येक बात का जवाब दे रही थी। कोठरी के बाहर कल वाली चांदनी की रिमझिम वर्षा हो रही थी और दुधिया फुहार का एक आयताकार टुकड़ा तिरछा होकर हमारी चारपाई के पास तक आ गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे पिछली बात बताने को तैयार किया था। उतार चढ़ावहीन स्वर में कहा, अपमान तो नहीं किया? आपको ऐसा लगा कि मैंने अपमान किया? फिर गहरी सांस लेकर बोली, छोड़ो भी इन बातों को, उन बातों को दोहराने से अब फायदा भी क्या? किस्मत में लिखा था हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो बताती है, कारण स्पष्ट करती है। उस कारण को देखें क्यों जो है उसने समर से उस सुहाग रात के दिन जो है बात नहीं की और अनमने ढंग से जो है वह पेश आई थी। हाथ उसने यूं ही रहने दिया। मेरी इस बात पर विद्वानों और अनुभवियों की तरह धीरे से हंसी। इतना जलाकर अगर जरा सी खुशामद कर भी ली तो क्या हो गया? फिर बिना मुझे जवाब देने की फुर्सत दिए बोली, हफ्तों से जागने की थकान थी, बहुत बदन टूट रहा था, तबीयत बड़ी उदास थी, जरा जरा सी देर बाद घर की याद आती। फिर मुन्नी बीबी ने अपना किस्सा सुनाया तो मन और भी बेचैन हो गया। वही तो यहाँ बात करने वाली थी। फिर संयोग से उसी दिन खिड़की के सामने वाले घर में वह कमबख्त सामल की बहू जल मरी और भी दो एक बातें ऐसी हो गईं कि रोने के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बोलने का तो कतई मन ही नहीं था। फिर सुना कि आपकी इच्छा नहीं थी शादी करने की, सारे हौसले तो यूं ही मर गए थे। क्या बात करती आपसे? यह बताती है कारण कि किस लिए उसने जो है सुहाग रात के दिन उससे बात नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस तरह का जो है, इस तरह की जो है बातें यहाँ पर समर और प्रभा के बीच जो है उस रात में चलती हैं। हम आगे आए, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन है जो है उससे माफ़ी मांगता है अपनी गलतियों के लिए, उसको देखा जाए। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं नहीं पढ़ूँगा, आप लोग इसको जो है पढ़िएगा उपन्यास, तो आप खुद जो है समझिएगा। देखिए, अब पश्चाताप जो है, पछताते हुए ये जो है उससे कहता है, प्रभा से समर कहता है, प्रभा बस, इसको अंडरलाइन आप करते जाइएगा, प्रभा बस इस बार इस गलती को माफ़ कर दो। मालूम नहीं मेरे ऊपर कौन सा भूत सवार हो गया था। यह मेरी ज़िंदगी की सबसे आखिरी गलती है। आओ आज हम निश्चय कर लें कि कभी नहीं लड़ेंगे, कभी भी, चाहे कोई कुछ कहता रहे। ठीक है, और इस तरह जो है प्रभा के सामने जो है वह अपनी बात रखता है, अपने उस किए गए कार्य के लिए उसको पछतावा है, वह खुले दिल से इस बात को स्वीकार करता है। और आगे वह यह भी कहता है कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ करता हूँ और तुम्हें ऐसा दिख रहा है, तुम मेरा विरोध कर सकती हो, मुझे डांट सकती हो, मुझे रोक सकती हो। अब उसमें एक समझदारी आई है कि जो मित्रवत व्यवहार है पत्नी के साथ किया जाए, यह भावना अब उसमें धीरे धीरे पनप रही है। इसलिए देखिए आगे लाइन में वो कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम विरोध करो, हम लोग बहस करें और फिर खूब सोच समझकर एक नतीजे पर पहुँचें। ये लाइन आपको दी जा सकती है और आपको भ्रम में डालने के लिए काफ़ी है। आप समझ जाइएगा कि भाई साहब ये तो समर और उसकी पत्नी के बीच में हो ही नहीं सकता, ऐसा तो उन लोग ने किया ही नहीं था कुछ ऐसा, ये सीरीज भाई का हो सकता है या दिवाकर और समर के बीच का हो सकता है ना। तो आपको भ्रम में ये लाइन डाल सकती है। कहने को मैं तो कह गया, लेकिन मन के भीतर किसी ने पूछा, तुमसे विरोध में कही गई बात सुनी जाएगी? ठीक है, जल्दी से बोला, तुम्हारी सलाह के बिना मैं कोई काम नहीं करूँगा। घर की सारी परिस्थितियाँ तुम्हें इस लायक नहीं लगती कि उन पर बैठकर बातें की जाए। आखिर तुम सलाह देने से डरती क्यों हो?
तुम भी तो पढ़ी लिखी समझदार हो, है ना। तो ऐसी बातें जो है यहाँ पर उन दोनों के बीच उस रात में जो चलती हैं वही यहाँ पर दी गई हैं। और मैंने यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट जो मुझे लाइन लगी है मैंने उसको किया है। अब जो है यहाँ पर समर सोचता है कि इतना कुछ यह जानती है, क्योंकि वह जब उससे बात करती है तो एक से एक जो है अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करती है, तो उसको लगता है कि सचमुच यह 10वीं पास है, बहुत कुछ जानती है, छोटे शहर की है तो क्या हुआ, है ना। जैसे उसने बोला 2 दिन में तुम तो अच्छे से अच्छे सिनेमा एक्टर से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं। जो बात कह रहे थे वह तो चूल्हे भाड़ में गई और लगे ये बेकार की बात करने। अब ये एक्सपर्ट शब्द सुनकर उसको खटकता है। अब उसको लगता है कि नहीं, जो किरण के बारे में सोच रहा था, किरण क्या है, दिवाकर की पत्नी है, पहनने ओढ़ने के ढंग को देख करके मैं सोच रहा था मेरी पत्नी इस तरह होनी चाहिए। प्रभा में मैं उसको नहीं देख रहा था, लेकिन अब उसको लगा, प्रभा को कभी याद नहीं करता था अब, लेकिन उसको याद आ रहा है। वह सोच रहा है मन ही मन कि वह तो कभी घर का काम धाम करते रहने वाले एक नगण्य प्राणी से अधिक मेरे सामने क्या हुई, मेरे सामने आई ही नहीं। अब याद आया कि सिनेमा देखना तो दूर, बेचारी हमारे यहाँ तो सिनेमा के पोस्टर तक देखने को तरस उठी होगी। अब उसके बारे में सोच रहा है, किसके, प्रभा के, कि प्रभा की जो इच्छा थी वह इच्छा किस प्रकार हमारे यहाँ करके कुचल गई। कहानी उपन्यास की एक एक लाइन पढ़ने को तड़पड़ाती होगी। शहर की लड़कियों के तो जाने कितने कितने सपने होते हैं, जाने कितने कितने शौक होते हैं, बेचारी ने सब हमारे घर की दीवारों में दफना दिए। तभी दिवाकर के घर और अपने घर का अंतर सामने आ गया। कम से कम वहाँ पढ़ा लिखा होना एक दुर्गुण में तो शुमार नहीं किया जाता। क्या कभी हमारा घर भी वैसा हो सकेगा? मैं भी प्रभा से किसी दिन कह सकूँगा कि शाम को घूमने चलना है, दिवाकर और किरण आएंगे, उनके साथ चाय पीनी है। लेकिन और आगे सोचा नहीं गया। अपने आप एक गहरी सांस मुंह से निकल गई। यहाँ मैंने जो अंडरलाइन किया है आगे हम आपको दिखा रहे हैं। मैं चुप रहा और अपने ऊपर झुके उस चेहरे को गौर से देखता रहा कि यहाँ पर दोनों में परस्पर जो है आलिंगन होता है और बहुत कुछ प्रेमालाप, प्रेम व्यापार जो है चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है उसका चेहरा प्रभा का समर के तरफ झुका हुआ है। तो जाने क्यों लगा यह जो कुछ कह और कर रही है वह सच्चे मन से नहीं कर रही। सोचती होगी कि बांध दी गई है तो निभाना ही पड़ेगा। निश्चय ही मन के भीतर कहीं वह मुझे अपने लायक नहीं मानती, ऐसा जो है वह सोचता है समर। अब इस भावना को ला करके अब उससे अनुरोध करता है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा थी, तुम क्या करना चाहती थी। तब जो है प्रभा बताती है कि अपनी सखी जो है मित्र रमा के बारे में बताती है कि मेरी एक क्लास फेलो है। उत्साह से सब कुछ भूल कर वह रमा के बारे में बताने लगी। अंत में बोली, इस बार जब मैं गई थी तो तुम्हारे बारे में बहुत ही पूछ रही थी। अपने क्लास की सबसे शैतान लड़कियां थी हम लोग। मेरी बहुत ही पक्की दोस्त है। लड़कियों में इतनी पक्की दोस्ती होती नहीं है। हम लोग आपस में सोचा करती थी कभी शादी नहीं करेंगी, खूब पढ़ लिख कर गाँव में चली जाएंगी और वहाँ स्त्रियों को पढ़ाया करेंगी। कभी सोचती थी थोड़ा सा सामान साथ लेकर सारे हिंदुस्तान का पैदल टूर करेंगी, खूब विस्तार से अपनी डायरी लिखा करेंगी। नए नए गांव और शहरों में तरह तरह के लोग मिलेंगे। गुंडे बदमाशों या जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए हम लोग लाठी और छुरी चलाना सीखने की योजनाएं बनाती
और भी बैठी बैठी जाने क्या क्या बातें किया करती। घर और बाहर वाले सब बहुत नाराज़ होते कि जाने लोग ऐसी क्या बातें करती रहती हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। हम लोग उन्हें और भी चिढ़ाते। ऐसा जो है वह अपने बचपन के बारे में अपने मित्र के साथ जो उसने किया है उन सबको जो है वह आज जो है दिल खोल करके समर के सामने जो है प्रकट कर रही है, और समर भी जो है अपनी बातों को प्रकट कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि समर उतना ईमानदार नहीं है जितनी ईमानदार प्रभा है। प्रभा अपने मन की परतों को जिस तरह खोल रही है उस तरह समर नहीं खोल रहा है। यह बात हमें यहाँ पर जाननी होगी। इसलिए रचनाकार ने इस द्वितीय खंड का जो शीर्षक लिया है उसमें उन्होंने कह दिया कि उत्तरार्ध तो सुबह है, लेकिन उसमें प्रश्न पीड़ित 10 दिशाएं हैं। उन दिशाओं में ऐसा नहीं प्रश्न खत्म हो गए, प्रश्न समाप्त हो गए, अब कोई क्वेश्चन नहीं रहा। वहाँ आज भी प्रश्न जो है बरकरार है। आज भी प्रश्न जो है प्रश्नों का सामना जो है समर कर रहा है। उसके मन की ग्रंथि अभी नहीं खुल पाई। ठीक है, तो आगे देखिए इस दूसरे भाग में अब वो कहती है कि आगे चल के कहती है कि ठीक है तुम कुछ नौकरी उकरी क्यों नहीं करते हो, नौकरी उकरी कुछ करो। तब जो है इस परिवार की जो बंधन है इनसे कुछ आगे निकलें तो या ये जो परिवार की अपनी मदद भी अगर करना चाहते हो तो परिवार की मदद तभी करोगे जब कुछ काम करोगे। तुम तो कुछ करते नहीं हो। तब जो है वो कहता है कि नौकरी तो मिलना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े इंटर और बीए घूमते हैं, कोई कौड़ी को नहीं पूछता। बहुत कोशिश करूँगा तो 40-50 की नौकरी मिल जाएगी। सो दिन भर कलम घिसनी पड़ेगी और रात को फाइलों का गट्ठर बांध कर घर लाना पड़ेगा। बात करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, रात भर बैठे बैठे आंखें फोड़ो। भाई साहब लड़ाई के ज़माने में नौकर हो गए थे, सो समझते हैं कि अब भी वैसा ही आसान है। जमाना तो नहीं रहा, लेकिन ये बातें समझाएं किसे। हमारी तो अकल काम नहीं करती। पास में कोई डिग्री हो तो कोशिश भी की जाए। अब किसी से क्या कहें कि जी हम इंटर पास हैं और वह बेचारा भी क्या नौकरी दिलाए। तुम कुछ क्यों नहीं बोलती, है ना। तो ऐसा जो है कहता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसे हम देखें कि मुझे खुद यही चिंता है। कौन सी चिंता है कि उसने यह नहीं बताया है कि प्रभा मायके से घर आ गई है। उसने दिवाकर को यह बात नहीं बताई है, इसलिए वो कहता है कि किरण जो है उसकी पत्नी हमारे घर आना चाहती है, मिलना चाहती है तुमसे। लेकिन हम उन लोगों को कैसे उठाए बैठाएंगे, वे लोग आ जाएंगे, क्योंकि वे लोग आधुनिक सभ्यता में जीते हैं, आधुनिक तरीके से रहने वाले हैं, जबकि समर के घर में वही पुराना सिस्टम घिसा पिटा सिस्टम चला आ रहा है। तो इसलिए जो है समर कहता है मुझे खुद यही चिंता है। कभी कभी तो सच बड़ा गुस्सा आता है। मन में आता है कि छोड़ूं सब चक्कर, बक लेने दूं जो जिसके जी में आए सो, और खूब मन लगा कर पढूं। फिर उसके बाद अच्छी सी नौकरी करके खूब ठाठ से रहें। जितने की अब नौकरी मिलेगी इतना तो तब आसानी से घर दिया जा सकेगा। मैं स्वप्नाविष्ट की तरह कहता रहा। स्वप्नाविष्ट यानी जो स्वप्न के पूरे होने की कामना करता, इच्छा करता रहता है, स्वप्न भी देखता रहता है, स्वप्न दृष्टा कह सकते हैं। किसकी किसकी चिंता करें, सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, सब अपना भाग्य लेकर आते हैं, पर फिर आत्मा नहीं मानती। माँ बाप के लिए भी तो अपना कुछ फर्ज है। मैं सोचता रहा, ऐसा जो है वह समर अपने मन में सोचता है। मैंने पहले ही क्लियर किया कि प्रश्न पीड़ित 10 दिशाएं, प्रश्नों का सामना उसको बार बार करना पड़ रहा है। उन प्रश्नों से मुक्ति नहीं मिल रही। सुबह तो हो गई है, सुबह का उजाला आकाश में उभरता चला आ रहा था। प्रभा अपने हाथ पांव हिलाकर जम्हाइयाँ ले करके व्यक्त कर रही थी कि अब जाना है। उठते हुए बोली, लेकिन अच्छी नौकरी के बाद फ़र्ज ज़्यादा अच्छी तरह अदा नहीं किया जा सकता। मैं उसकी ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखता रहा कि इस कहने का क्या मतलब है। इस नहीं होगा, इसके कहने का
क्या मतलब है, ऐसी बात यहाँ पर होगी। तो इस तरह हमने जो है द्वितीय खंड के 2 अध्यायों को हमने इस वीडियो में जो है कवर किया है। फिर हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।